Simple pendulum consists of an inextensible string having metallic bob suspended at the other end while one end of the string is fixed. यानी एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और इसके दूसरे एंड पे एक मेटालिक बॉब है। अब आपके पास इनिशियली ये जो मेटालिक बॉब है ये रेस्टिंग पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे है। अगर आप लोग इस वाली मेटालिक बॉब को मीन से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे ले आए जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं, और यहाँ जब आप इसको लेके आएंगे, आपने जब यहाँ से इसको रिलीज़ करना है तो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखें आप इस मेटालिक बॉब पे, एक तो ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मौजूद है अपवर्ड। दूसरा, इस मेटालिक बॉब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो एट दिस पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दो फोर्सेस हैं जो इस मेटालिक बॉब पर है। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि ये इस स्ट्रिंग के अलोंग है अपवर्ड, और दूसरा इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर आप इस वेट के दो कंपोनेंट बनाना चाहें तो एक कंपोनेंट ये बनेगा अलोंग द स्ट्रिंग, ये आपके पास जो कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो कि इसका वाई कंपोनेंट है। पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो वेट है वो डायगोनल होगा और आपके सामने ये दो इसके कंपोनेंट बन जाएंगे। तो आपके पास जो एक कंपोनेंट है इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो टेंशन के इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो नतीजा ये होगा कि ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट बनाया है ये टेंशन से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स जो है वेट का एक्स कंपोनेंट ये कैंसल हो जाएगा विद टेंशन, कैंसल्ड विद टेंशन। और अब जो इसके पास फोर्स रह जाएगी वो रह जाएगी सिर्फ डब्ल्यू वाई, और वही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ दिस मेटालिक बॉब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लेके जाए उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डब्ल्यू वाई है वो एज अ रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो आपके पास होगी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट यानी डब्ल्यू साइन थीटा। और अगर आप इसको डब्ल्यू साइन थीटा को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी एम जी साइन थीटा। और अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और थीटा नियरली सेम वैल्यू देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी थीटा। इसी तरह आप अगर यहाँ थीटा की वैल्यू लगाना चाहें, ये आप आर्क देखिएगा, एक्स यहाँ पर एज आर्क है, ये आपके पास जो है रेडियस के तौर पे काम करेगी जो कि लेंथ है। तो आप एस इज इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला है वहाँ से अगर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स ओवर एल। तो ये आपके पास बन गई है सिंपल पेंडुलम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स क्योंकि टुवर्ड सेंटर है और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये बन गई है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स। और इसी फोर्स ने क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को अगर आपने यहाँ F इज इक्वल टू एम ए से लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम जी एक्स ओवर एल, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस एक्स ओवर एल, ये एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ से मैस इस मैस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज जी ओवर एल एक्स, मतलब वही इक्वेशन जो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग ये जो इक्वेशन हमने इसके एक्सेलरेशन की बनाई है, ये इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन है, इसको अगर कंपेयर करें वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम यानी ओमेगा फाइंड कर सकते हैं कंपैरिजन से। तो ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर जब कंपैरिजन होगा तो ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल आएगा, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाई एल। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम को यूज़ करते हुए अब आप इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, और जो इसका टाइम पीरियड है उसके लिए आप इसी को यूज़ करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, या फिर आप लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो आप ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे
तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करना चाहें तो क्योंकि वो 1/t है तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं जो कि 1/t है, तो वैल्यू बन जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर लिखी हुई ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम से मुराद ये है कि आपके पास ये जो फिक्स्ड पोजीशन है यहाँ से जो मेटालिक बॉब जो आपने यहाँ पर सस्पेंड की थी उसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये आपके पास बनना है। इसका मतलब लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, फिक्स्ड पोजीशन से सेंटर ऑफ द मास तक है। इसी बात को आप लोग एक एमसीक्यू के लिए समझ सकते हैं। अगर आपके पास इस एमसीक्यू को देखें, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी मेटालिक बॉब में मरकरी फील्ड है और कुछ देर के बाद यहाँ से एक होल के थ्रू मरकरी लीक आउट होना शुरू हो गई है, यानी मेटालिक बॉब इज फिल्ड विद मरकरी, देन मरकरी ड्रेन आउट ऑफ द होल स्लोली थ्रू द बॉटम। तो उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब मरकरी मुकम्मल ड्रेन आउट हो जाएगी तो ये वाली डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। हमने ये देखना है कि इसमें क्या टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास से लेके फिक्स्ड पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है ये लेंथ है। जब इसमें से मरकरी थोड़ी ड्रेन आउट होगी, जब इसमें से मरकरी लीकेज होना शुरू हो जाएगी तो जो सेंटर ऑफ मास है वो स्लाइटली बॉटम की तरफ चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज कर गई है और उसके बाद जब ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी तो दोबारा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपके पास मरकरी का ये जो ड्रेन आउट है ये असल में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज कर रहा है और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से ही लेंथ का आप लोगों ने फैसला करना था। इसका मतलब ये है कि लेंथ पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होकर पहले वाली वैल्यू पे आ जाएगी। तो ये आपके पास एमसीक्यू था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम जिसकी मेटालिक बो मरकरी से फील्ड है ऑसिलेट कर रहा है विद द टाइम पीरियड टी, देन मरकरी ड्रेन आउट ऑफ द होल इन बॉटम स्लोली, व्हाट हैपेंड विद द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो ये आपके पास इसका आंसर है कि टाइम पीरियड के ऊपर जो इसका आपने इफेक्ट देखना था वो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास फर्स्ट इंक्रीज, पहले ही आपके पास टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया है लेंथ बढ़ने की वजह से, और देन आप क्या कहते हैं डिक्रीज। दूसरी जो इसमें आपके पास बात नजर आ रही है वो ये है कि आपके पास लेंथ के साथ एक और फैक्टर है जी, क्योंकि इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो वेट का एक कंपोनेंट है, इसलिए ग्रेविटी का यहाँ पर रोल है। तो अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाए तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है वो चेंज हो जाता है। इसी बात को एक एमसीक्यू में आप दोबारा से देख लें। कहता है अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम अर्थ सरफेस पे ऑसिलेट कर रहा है विद द टाइम पीरियड टी, ये उसका टाइम पीरियड है ऑन द अर्थ सरफेस 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब आप इसी पेंडुलम को मून सरफेस पे शिफ्ट कर दे और वहां पर ऑसिलेशन हो तो टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, ये हमने देखना है। तो हमने कहा कि सिंपल पेंडुलम oscillating on the earth surface with the time period t is shifted on the moon surface, what happened with the time period? तो अब इसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि जब आप मून सरफेस पे जाएंगे तो g की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू g/6 हो जाएगी। तो जैसे ही आपके पास g की वैल्यू चेंज हो जाए तो आपके पास टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड नया कैसे आएगा, यहाँ पर g की जगह g/6 लिखेंगे तो ये 6 ऊपर जाएगा। न्यू टाइम पीरियड जो लिखेंगे वो आपके पास आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g/6। जब आप इस 6 को ऊपर लिखेंगे वापस तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 6t। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून सरफेस। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है सिंपल पेंडुलम इन एलिवेटर, यानी आपके पास जो एलिवेटर की सीलिंग है उसके साथ एक सिंपल पेंडुलम अटैच किया गया है और उसने ऑसिलेट करना है। अब एलिवेटर के लिए हम लोग 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है कि अगर आपके पास ये एलिवेटर जो है रेस्ट पे है
या एलिवेटर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हो, उसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में यानी एलिवेटर में एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में आपके पास क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि पेंडुलम में मौजूद है, जो पेंडुलम की मूवमेंट को इफेक्ट करता है, उसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपके पास सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा उसके टाइम पीरियड का फार्मूला वही आएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्योंकि कोई और एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम में यानी एलिवेटर में एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन अपवर्ड भी मूव कर सकता है ये आपके पास और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। तो सपोज मैं ये कहता हूँ सेकंड केस में कि अगर आपके पास ये एलिवेटर जो है ये मूव कर रहा है अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क आएगा। तो अब हमने देखना है अपवर्ड एक्सेलरेटेड सिस्टम में अगर पेंडुलम मौजूद है तो उसके टाइम पीरियड का क्या रिलेशन बनेगा। तो अपवर्ड एक्सेलरेटेड सिस्टम में हम देखते हैं अब जी के साथ साथ एक और भी फैक्टर आ गया है एक्सेलरेशन में, वो आपके पास है सिस्टम जो एलिवेटर है वो मूव कर रहा है। तो अपवर्ड जब ये मूव करेगा तो टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए, यानी ये आपके पास जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से एलिवेटर अपवर्ड गया है वो भी जी के साथ आएगा। अब आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है, क्योंकि पहले एल बाई जी था फैक्टर, अब एल ओवर जी प्लस ए है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई है, जिस वजह से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो पहले से कम हो जाएगा। तो अपवर्ड एलिवेटर अगर मूव करे विद सम एक्सेलरेशन तो पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज करता है। नेक्स्ट तीसरे केस में हम लोग देखेंगे कि अगर ये एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करे विद सम एक्सेलरेशन ए, तो उस वक्त टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होगा। तो उस केस में आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए, यानी इसका मतलब ये है कि अब जो आपके पास टाइम पीरियड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है जी माइनस ए हो गया है, पहले सिर्फ जी था, तो डिनोमिनेटर में फैक्टर की वैल्यू कम हो जाने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एलिवेटर रेस्ट पे होगा तो उसका टाइम पीरियड वही होगा जो आपके पास बगैर एलिवेटर के हमने टाइम पीरियड का फार्मूला बनाया था। लेकिन अगर एलिवेटर अपवर्ड मूव करेगा तो आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला हमने नया लिखा है, और उस फार्मूले के मुताबिक हमने देखा है कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा। और डाउनवर्ड केस में आपके पास जो हमने कहा है कि अगर एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर जाए तो इस केस में क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कहा कि आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब लास्ट एक केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये एलिवेटर जो है फ्री फॉल कर जाए, तो फ्री फॉल करे इसका मतलब फ्री फॉल मोशन भी डाउनवर्ड है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन अब फ्री फॉल में ये जो ए है ये जी हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस जी, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर 0, सो टाइम पीरियड बिकम इन्फिनिट। तो ये आपके पास इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड है फॉर वन ऑसिलेशन, या आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी बिकम 0 इन दिस केस।